बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है कश्मीर मैगज़ीन, मैं हूँ यासिर रहमान। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमारे दो मौज़ूआत होंगे। पहले मौज़ू में हम बात करेंगे भारत के अंदर बढ़ती हुई इंतहा पसंदी के हवाले से, जिसका टारगेट हमेशा की तरह मुसलमान हैं, जिसका टारगेट हमेशा की तरह सिख हैं, हिंदू की जो दलित कास्ट है वो है, और फिर इसके साथ साथ क्रिश्चियंस हैं, वो अक़लियतें हैं जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। किस तरह पुलिस इस मखसूस वाक़े के अंदर जो है फैसिलिटेटर का किरदार अदा करती है। आरएसएस इस वक्त लीड कर रही है, बजरंग दल जो है वो उनकी गुंडा जमात जो है इस वक्त लीड कर रही है, न सिर्फ मकबूजा कश्मीर में बल्कि साथ साथ हिंदुस्तान के अंदर। हरियाणा के अंदर एक वाक़या होता है और उसमें एक 22 साला मुसलमान नौजवान को जो है वो इतने बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है कि वो नौजवान जाँ बहक हो जाता है। बाद में पुलिस एक ऐसी एफआईआर दर्ज करती है जिसकी आपको कहीं मिसाल नहीं मिलती। वो एफआईआर जनाब एक्सीडेंट के सर डाल दी जाती है, हादसे का शिकार उसको डाल दिया जाता है कि जी कार हादसे में ये शख्स जो है वो हलाक हो गया है, और उसके साथ साथ जो बाकी जो लड़के हैं वो भी बुरी तरह से ज़ख्मी होते हैं। जनाब, दूसरे प्रोग्राम के मौजू में जब हम जाएंगे तो हम बात करेंगे कि भारत ने 26 जनवरी से पहले एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने की कोशिश की, जिसे बेनकाब कर दिया गया हमारे दिफाई इदारों की जानिब से। और फिर हमें ये मालूम हुआ कि जब भी मुज़ाकरात के हवाले से पाकिस्तान की तरफ से पेशकश की जाती है, भारत के अंदर से ही जो उनकी रोग आर्मी है, जो उनकी रोग स्टेट के ऐसे इदारे हैं, वो ऐसे हादसे खुद से बपा करने की कोशिश करते हैं। या वो पठानकोट हो तो उनका अपना शख्साना है, या वो इसी तरीके से कश्मीर के अंदर दूसरे होने वाले वाक़यात हैं वो हों। अब एक और वाक़या उन्होंने करने की कोशिश की, बेसिकली एक डिफेंस एक्सरसाइजेस की आड़ में करने की कोशिश की। ये आठ रोज़ा जो डिफेंस एक्सरसाइजेस हैं जो इन्होंने एलओसी की उस तरफ की, और उसका बुनियादी मकसद यही था कि जम्मू के अंदर, जम्मू के पुंछ रीजन के अंदर इस तरह का एक माहौल बनाया जाए जिसके अंदर इन्फिल्ट्रेशन पाकिस्तान के ऊपर दोबारा इल्ज़ाम लगा दिया जाए कि इन्फिल्ट्रेशन पाकिस्तान की जानिब से हुई है, और उसके बाद फिर पाकिस्तान को दोबारा से इंटरनेशनली बैश करने की कोशिश की जाए। तो हम ये भी देखेंगे कि जितने वाक़यात भी हुए हैं वो, अगर हम राजौरी का वाक़या उठा के देख लें, दूसरे वाक़यात उठा के देख लें, तो बुनियादी तौर पे ख़ुद हिंदुस्तान के अंदर कौन से एलिमेंट्स हैं जो नहीं चाहते कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान मिलकर काम करें और कश्मीर के मसले को हल करें। जनाब, बड़े ज़बरदस्त पैनल ने आज हमें ज्वाइन किया है। आज हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है जनाब APSC के तर्जुमान इम्तियाज़ वानी साहब ने। बहुत बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ वानी साहब। हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है उरूज रज़ा सियामी साहिबा ने, आप सीनियर सहाफ़ी हैं। और हमें फैज़ुल्लाह फ़िराक साहब ने ज्वाइन किया है, आप साबिक तर्जुमान भी रहे हैं जी हुकूमत के, नामवर तज्ज़ियाकार भी हैं और सीनियर सहाफ़ी भी हैं। फैज़ुल्लाह फ़िराक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया है कश्मीर मैगज़ीन में। तो सबसे पहले जनाब, पहले मौजू में हम जाएंगे, तो पहले मौजू में हम ज़रा दिखा देते हैं आपको कि उन बच्चों के साथ किस तरह ज़्यादती की गई, पुलिस की मौजूदगी में उनको कैसे ज़ुदुकोब किया गया, उनको मारा पीटा गया, और उसके नतीजे में वो जो बच्चा था वारिस, वो शहीद हो गया, जाँ बहक हो गया। ये पूरा किस्सा क्या था आपको दिखाते हैं। भाई थोड़ा तो ये, अरे क्या नाम है तेरा? है वारिस। गाँव गाँव बता, गाँव बता कहाँ तेरा गाँव रे? क्या नाम है? ऊपर कर रे तेरा गाँव रानिया की क्या नाम है? नपीस। तेरो रे? और तेरा? वीडियो वायरल हो रहा था सोशल मीडिया पे, मोनू मानेसर नाम से पेज है, जो बजरंग दल वाले लोग हैं। उन लड़कों का वीडियो बना रहे थे, कौन सा काम है, कहाँ के रहने वाले हो, ऐसे उनसे पूछ रहे थे उनको, और उनके चेहरे पे मारपीट के जैसे निशान थी तो वो दिख रहे थे। वो वीडियो अभी भी हमारे पास है, जो हम कोर्ट में पुलिस को प्रोवाइड भी कराएंगे। तो जी इन बच्चों को पकड़ा है सुबह में 4-5 बजे से, बजरंग दल वालों ने मारा है। और जब वीडियो में हम देख रहे थे तो उस टाइम ऐसा लग ही नहीं रहता, तो ये वारिस नाम का लड़का है हुसैनपुर गांव का, और लग ही नहीं रहा था कि इसमें वीडियो में किस बच्चे को इतनी चोट भी है, इसकी डेथ भी हो सकती है, इसके साथ ये भी हो सकता है। तो अभी जब इंफॉर्मेशन मिली थी सुबह में 9 बजे के 10 बजे के आसपास की बात थी, तो उस टाइम कि आपके लड़के की डेथ होगी, नलड़ मेडिकल कॉलेज है। तो हम लोग यहाँ आए थे गाँव के इलाके के, उसके बाद इलाके के जिम्मेदार लोग भी यहाँ मौजूद हैं। तो यहाँ हम आके देखते हैं कि वो लड़का मरा हुआ है। एक लड़का उनके साथ था, जो 3 लड़के थे, एक लड़का नहीं था हॉस्पिटल में, एक लड़का और था दूसरा। तो उसने बताया था कि इनको पकड़ा है, पकड़ के बजरंग दल वालों ने पीटा है,
और इनके साथ खूब सारी मारपीट की है, उस वजह से वारिस की डेथ हुई है। प्लान मर्डर है। थोड़ी देर में हत्या होती है तो ये बिल्कुल साक्ष्य है लॉ के हिसाब से कि ये हत्या भी उन्हीं लोगों ने की है। पिछले जो घटनाएं मेवात में हुई है रकबर हत्याकांड से लेकर के यहाँ तक ये देखने में आता है। रकबर हत्याकांड को देखिए, पिछले दिनों शेखपुर के एक आदमी को खींच करके ले जाके सर से बहता हुआ खून हमने देखा है। रावली गांव से एक 60 साल के बूढ़े शख्स को खींच कर ले जाते हुए और उसके कल्ले और उसके दांत से निकलता हुआ खून भी हमने देखा है। पिछले दिनों रवा गांव में जाकर के कहा झज्जर से आकर के लोगों ने गौ सुरक्षा के नाम पर के जो है वहाँ के नौजवानों को मारा पीटा है। और सब में पुलिस का जो रवैया रहा है वो इनका सहयोगात्मक रहा है कि इन्होंने उन लोगों का सहयोग किया है जो ऐसे लोगों को टारगेट बना करके तकलीफ पहुंचा रहे हैं, खींच रहे हैं या मार रहे हैं। उरूज रजा श्यामी साहिबा, ये फरमाइएगा, भारत में गाय की वुक़्त एक मुसलमान से ज्यादा है? आपने बिल्कुल ठीक कहा कि भारत में गाय की जो हैसियत है वो मैं समझती हूँ कि एक मुसलमान तो क्या सारी अक़लियतों को इकट्ठा करके एक नंबर कर ले उससे भी ज्यादा है। और उन्होंने ये एक सिंबल बना लिया है कि, और वो ये समझते भी हैं कि गाय एक जानवर है, कोई उनकी माँ नहीं है, लेकिन वो इसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं। उनको पता है कि लोगों के मजहबी जज्बात इसके साथ जुड़े हुए हैं गाय के साथ, तो वो इसका करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं, एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। और अभी आपने देखा कि बजरंग दल वाले जो हैं इस तरह की 100 और 150 के करीब और भी तंजीमें जिनको RSS की पुष्टपनाही हासिल है और जिनका काम है बच्चों को उठाना, बूढ़ों को उठाना, औरतों को हरास करना, प्रेग्नेंट खवातीन जो हैं उनके ऊपर जुल्म करना, उनके जो बच्चे हैं छोटे छोटे स्कूल गोइंग उनके ऊपर जुल्म करना, उनको उठाना, किडनैप करना। तो दहशत गर्दी एक तरफ और दहशत पैदा करना एक तरफ, ये सारे काम RSS के जिम्मे है। और बजरंग दल और इस तरह की जो और ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इसको टेरर फैला रही हैं उनका काम ही टेरर फैलाना है। बाकी जो आपका क्वेश्चन है कि गाय की अहमियत जो है वो एक आम मुसलमान, मैं आपको बताऊं कि भारत के जो तजज़ियाकार जनरल असम्बली में बैठ के, सलामती कौंसिल में बैठ के जब ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं तो उस वक्त अगर उनको ये बताया जाए कि भारत में अक़लियतों के साथ और स्पेशल मुसलमानों के साथ क्या सलूक किया जा रहा है तो वो कन्विंस नहीं होते, वो बात नहीं करते। तो ये एक बड़ी शर्मनाक सी बात है। हमारे जो पढ़े लिखे तजज़ियाकार हैं, स्पेशल जो भारत है वो इस चीज़ को बिल्कुल संजीदगी से नहीं ले रहा और उनके नज़दीक मुसलमानों की कोई हैसियत नहीं है। जो सबसे अलार्मिंग सिचुएशन है वो ये है कि एक जेनोसाइड हो रहा है, प्लान्ड जेनोसाइड हो रहा है और दुनिया को उसकी तरफ ख्याल करना चाहिए। और दुनिया ठीक है, आपका बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्लान्ड जेनोसाइड के हवाले से। फैजुल्लाह फिराक साहब, इससे पहले मैं इम्तियाज़ वानी साहब को इसमें इन्वॉल्व करूँ, ये फरमाइएगा कि जिस प्लान्ड जेनोसाइड के हवाले से बात कर रहे हैं, सैफरॉन टेररिज्म इस वक्त हिंदुस्तान में किस कदर फैल चुका है? बहुत शुक्रिया आसिफ भाई आपका कि आपने अपने इस बेहतरीन मौजू पे और इस अहमियत की मौजू पे बात करने का मौका फराहम किया। और जिस तरह आपने पहले डिटेल बात की, ये 22 साल वारिस था जिसको बदतरीन तशद्दुद करके वहाँ पे मारा गया है, शहीद किया गया है। और इसकी जो तशद्दुद है वो इस कदर भयानक है कि उस हिंदुस्तान के खुद एक इंडिजिनस है कि वहाँ के राष्ट्रीय लोक डाल के वहाँ के पार्टी है उसके तर्जुमान है डिफेंडर चौधरी ने ट्वीट करते हुए कहा कि वारिस को जिस बेदर्दी से मारा गया है उस वीडियो को एक इंसान नहीं देख सकता, ये इंडियन शहरी कहता है। और वो कहता है कि जो वीडियो बनाई गई है उसके ऊपर तशद्दुद की उसको एक इंसान नहीं देख सकता और नाकाबिल देखने के काबिल ही नहीं है। तो ये जो दहशतगर्दी है वहाँ पे मजलूम वो अकलियत माइनॉरिटीज के ऊपर स्पेशल खासकर मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, ये RSS का जो एजेंडा है गुज़िश्ता कुछ बरसों से वहाँ पे प्रिवेल कर रहा है और उसकी क़यादत नरेंद्र मोदी कर रहा है और उसके साथी कर रहे हैं और बाकायदा उसको वो बाकायदा हौसला अफजाई कर रहे हैं और इनको हौसले बढ़ा रहे हैं उन लोगों की जो मुसलमानों को तशद्दुद करके मुख्तलिफ वाक़ात के अंदर मारते हैं। और एक जानवर से भी एक मुसलमान के एक इंसान की एक अक़लियत का जो है वो वहाँ पे खून सस्ता है। गुज़िश्ता का जो 28 जनवरी का वाक़या है वारिस के साथ ये पेश आया, ये आज एक वाक़या नहीं है, इसके माजी में हम चाहते हैं तो सैकड़ों इस तरह के वाक़यात हैं जिस तरह बेदर्दी से वहाँ इंसानों का कत्लेआम हुआ है, इंसानों को मारा गया है। यहाँ पे काबिल गौर बात ये है कि मुसलमान तो वहाँ पे हद से अव्वल है, पहले टारगेट है उनके, लेकिन वहाँ पे जो मजलूम हिंदू है, मजलूम सिख है, मजलूम दूसरा वहाँ पे शहरी माइनॉरिटीज है, उनके साथ ये बदतरीन सलूक वहाँ पे हो रहा है जिस पर पूरी दुनिया खामोश है, ह्यूमन राइट्स खामोश है।
और अक़वाम मुत्तहिदा जिस तरह के मुहिम इंसानी चार्टर की वो उनके अंदर बात करते हैं, आज तक कोई ऐसा काम नहीं हुआ है कि जिसकी बुनियाद बनाकर ये गैर इंसानी सलूक वहाँ पे रोका जाए या वहाँ पे उसको स्टॉप कर दिया जाए। ये बहुत बदतरीन हद तक फैल चुका है और ये गैर इंसानी रवैया, कत्ल-ओ-गारतगरी और ये टॉर्चर हिंदुस्तान की हुकूमत का, मोदी का, RSS का एक एजेंडा बन चुका है। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। इम्तियाज़ वानी साहब, ज़रा हम आ जाते हैं इनकी स्टेट के हवाले से। कहा ही जाता है कि जी पुलिस की मौजूदगी में ये सारा मामला हुआ है, पुलिस की निगरानी में ये मामला हुआ है, उनकी असिस्टेंस में मामला हुआ है, उनकी फैसिलिटेशन में ये सारा मामला हुआ है। आप तो बतौर कश्मीरी उनकी पुलिस और उनकी स्टेट को बड़े अच्छी तरह जानते हैं। वो ये कहते हैं कि जी हम ये वीडियो का जो सबूत है ये कोर्ट में लेकर जाएंगे। क्या ये भूल चुके हैं कि पहलू खान को वीडियो के सबूत देने के बावजूद वहाँ से इंसाफ नहीं मिला, तो क्या वारिस के वरसा को इंसाफ मिलेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मैं ये कहूँगा, कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जो है पुरजोर मजम्मत करती है जो पेशावर में जो वाक़ा हुआ है, मस्जिद में जो खुदकुश हमला हुआ था, उसकी पुरजोर मजम्मत करती है। और ये भी कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस कहती है कि जो ये हो रहा है ये पाकिस्तान के हौसले पस्त करने के लिए हो रहे हैं, मगर पाकिस्तानी अवाम के हौसले बुलंद है। इंशाल्लाह ऐसे वाक़ात से जो है हौसले पस्त नहीं होंगे, इंशाल्लाह बुलंद होंगे। तो दूसरी बात मैं एक अहम वाक़े पे आपको दिलाना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले ही जो है इंडिया दिल्ली हाई कोर्ट ने कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का जो ऑफिस है उसको सील किया है। वजह यही है कि पहले भी उन्होंने जो है जो RSS के गुंडे हैं वो गए थे वहाँ पर जो बोर्ड उतारा था। इसी तरह जो है आज उनको जो अदालत है अब उसके ज़रिए उन्होंने जो है उस पर हमला किया है और उसको सील किया है, जिसकी हम पुरजोर मजम्मत भी करते हैं। अब रहा सवाल ये जो हिंदुस्तान में जो कुछ हो रहा है, आप देखें कि मुसलमानों के साथ वहाँ ये पहला वाक़ा नहीं है, ऐसे बेशुमार वाक़े हैं जो गाय के नाम पे या किसी और के नाम पे जो है मुसलमानों के साथ ज़्यादतियाँ की गई है। ये जो मुसलमानों के साथ हो रहा है, ये जो हुआ है इधर हरियाणा में, और ये वारिस नाम का लड़का है, ये तो बेगुनाह है। आपने देखा वीडियो में भी बता रहा था, वो जा रहे थे। ये जो RSS की विंग है, बजरंग दल और गौ रक्षा दल, ये दोनों ऐसे दहशतगर्द तंजीमें हैं जो मुसलमानों पे हमला कर रहे हैं। ये गाय के नाम पे हमले करते हैं। मुसलमानों के जहाँ भी कोई जाता है, किसी के ऊपर देखेंगे अकेला कोई है तो पूरे RSS के गुंडे आएंगे, उन पे हमले करेंगे। कोई इस्लाम के नाम पे उन पे हमले कर रहे हैं। ये भारत जो है वहाँ की पुलिस भी मिली हुई है, वहाँ के जो फौज है वो भी मिली हुई है। अगर कोई शिकायत करने जाते हैं उसको उल्टा ही फिर वो शिकायत जो है उस अब ये बता दीजिएगा कि इनको अदालत से इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। अभी तक ऐसे केसेस पड़े हुए जिनको इस इंसाफ मिला है। कैसे मकबूजा कश्मीर और दिल्ली में देखे, आप देखे अफजल गोरू साहब का अब दिन आ रहा है, उसको इंसाफ मिला था। क्या कहा गया था कि हम अपनी आवाम को सेटिस्फाइड करने के लिए उसको फांसी दे रहे हैं। तो ये इंसाफ तो कभी मकबूजा कश्मीर के आवाम को भी नहीं मिलेगा, ना जो अक़लियतें हैं हिंदुस्तान में ख़ासकर मुसलमानों पे, ना उनको इंसाफ मिलेगा। ये कभी इंसाफ का वहाँ पर बोलबाला नहीं होगा। अगर भारत अपने आप को कहता है कि हम जमहूरियत पसंद है, मगर वहाँ जमहूरियत नहीं है, सिर्फ दहशतगर्दी है जो मोदी कर रहा है। आपका पॉइंट आ गया है, कश्मीरी का पॉइंट भी आ गया इस मामले में कि आज 75-76 साल से उनकी कोर्ट सिस्टम को भी उन्होंने देख लिया कि क्या मामला है। जनाब, अगले टॉपिक की जानिब हम बढ़ते हैं। इससे पहले मैं अगले टॉपिक की जानिब बढ़ूँ, एक वीडियो आपसे शेयर करनी है, और वो वीडियो किसकी है? वो वीडियो डॉक्टर जाकिर नाइक की है। वो मैं क्यों शेयर कर रहा हूँ? इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि हिंदुस्तान उसके सामने जिसे कहते हैं कि रिक्वेस्ट और बहुत ही मुअद्दबाना तरीके से पेश हुआ। हिंदुस्तान की जो लोग हैं, RSS के कुछ तर्जुमान हैं, और डॉक्टर साहब को ये कहा कि जनाब आप जो हैं वो वापस आ जाएं और हम आपके सारे केसेस माफ़ कर देंगे, लेकिन आप कश्मीर पर बात करना छोड़ दें। हमारा जो मौक़िफ़ है उसको आप सपोर्ट करें। डॉक्टर साहब अपनी ज़ुबानी इस मामले को किस तरह बयान करते हैं, आपसे शेयर करते हैं। Modi sent his emissary to meet me in Malaysia. He sent an emissary to meet me in Malaysia. Dr. Zakir Naik, can we remove the misunderstanding? I said, what misunderstanding? Your police, NIA, knows everything about me. There's no misunderstanding. No, can we be friends? I said, no problem. As long as you don't tell me to do anything against Quran and Sunnah. I don't want your money. You know what they wanted me to do?
they wanted me to support the government that what they're doing in Kashmir is correct. I said, nonsense. They gave me safe passage. We will get you back to India. We will delete all your cases. I said, what do you want? Nothing you want. Then they're going and telling me, can you say what the Indian government is doing in Kashmir is right? I said, over my dead body. In Kashmir, you're persecuting our Muslim brothers. How dare, it's totally wrong. सल्यूट पेश करते हैं जनाब डॉक्टर जाकिर नाइक को, जिन्होंने एक उसूली मौक़िफ़ के ऊपर कश्मीरियों की हिमायत की है। और अगले मौजू में जिस तरह से मैंने अपनी इब्तदाई में बात की है, BSF ने 7 से 8 रोज़ा ये मशक़ें कंडक्ट की हैं। इसका बुनियादी तौर पे मकसद क्या है, जान लेते हैं जनाब इम्तियाज़ वानी साहब से। वानी साहब, बिल्कुल 26 जनवरी से पहले कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की भी खबरें सामने आई थी, और फिर साथ ही BSF की मशक़ें भी सामने आ गईं। कोई ताल्लुक बनता है इनका आपस में? ताल्लुक तो बनता है। जिस तरह देखिए वहाँ पर मशक़ें शुरू की थी, वो क्यों की गई थी? वो इस वजह से उन्होंने कुछ ऐसे वाक़ात पहले भी किए, जिस तरह पुलवामा का वाक़ा, राजौरी का, जिस आपने पहले इंटरव्यू में ज़िक्र भी किया उसका, इसी तरह का वाक़ा उन्होंने करना था इधर जम्मू साइड के बॉर्डर पे। तो वो हमले करने का प्लान था, मगर ये है कि भारत आज ही, उसके पहले भी जो मोदी सरकार के जो थे पहले, जिस तरह बाबरी मस्जिद को उससे कहा था हम शहीद कर दिया उसको शहीद। इसी तरह जो है 5 अगस्त को देखा, उन्होंने कहा था कि हम कश्मीर में ये करेंगे, उसने वो कर दिया 5 अगस्त। और उसका अब जो प्लान है आज़ाद कश्मीर पे हमले करने का, वो उसका तीसरा प्लान। हाँ जी, बहाने ढूंढ रहा है। हाँ, बहाने ढूंढ रहा है उसके लिए, मगर उसको ये समझ नहीं है पाकिस्तान का जो इदारे हैं, पाकिस्तान की जो फौज, वो यादाश्त उसकी कमज़ोर है। वो बालाकोट उसको याद रखना चाहिए था। जब उससे बालाकोट में कोशिश की थी तो उसका क्या हाल हो गया था, और फिर माफिया मांगने लगे हैं। तो उसको ये याद रखना चाहिए कि अगर उसने ऐसी भी कोई भी हरकत की, तो एक तो मकबूजा कश्मीर के अवाम और पाकिस्तानी अवाम, हम चाय भी ना पिलाएं, मिल के उनको जो है ना, चाय का बहुत महंगा पड़ा था उनको। जी, उरूज रज़ा श्यामी साहिबा, ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान ने तो मुज़ाकरात की दावत दी और उन्होंने कहा कि मशरूत मुज़ाकरात होंगे, कश्मीर पर बात करना ज़रूरी है, लेकिन हमने साथ साथ देखा कि मशक़ें भी शुरू हो गईं और फिर साथ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी एक्सपोज हो गया। तो ये इंडिया ने किस किस्म का मैसेज दिया है पाकिस्तान को? पाकिस्तान के वज़ीर हारजा की तरफ से जो पेशकश थी, ये एक सॉफ्ट इमेज था, एक सफारती सतह पे एक कोशिश थी कि भारत के साथ अभी टेबल टॉक की जाए और बहुत सारे हमारे ऐसे अनरिजॉल्व्ड इश्यूज हैं भारत के साथ, वो बैठ के तय कर दिए जाएं। लेकिन भारत के अपने अंदर, और गालिबन जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है इंडियन पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं, तो इस वक्त जो हुक्मरान जमात है, जो मोदी जिसको लीड कर रहा है, ये शायद वो ही नहीं चाहते। स्टार्टिंग फ्रॉम द गुजरात इंसिडेंट, और ये हमेशा से पाकिस्तान के अगेंस्ट रहे हैं। इलेक्शन इन्होंने पाकिस्तान को बदनाम करके और ऑपरेशन करके किए हैं, और जहां तक अभी इन्होंने जो पाकिस्तान के सरहदों के साथ एक एक्सरसाइज करने की कोशिश की है और जो कर भी रहे हैं, ये तो नवंबर 2022 से इनके वो शत्रुस्ना के नाम से, शत्रुस्ता के नाम से इनकी एक्सरसाइज चल रही थी। वहां पे जो वरीसम बात थी, उस वक्त लोगों ने शायद उसका ज्यादा जिक्र नहीं किया टेलीविजन पर, वो ये था कि एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ इन्होंने वो मशक की थी, और उस जो मिलिट्री एक्सरसाइज में इन्होंने लेटेस्ट ड्रोन्स का इस्तेमाल किया था। इनकी एयरफोर्स जो है, इंडियन एयरफोर्स, उन्होंने पार्टिसिपेट किया, इनकी जो नेवी है उन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो बेसिकली ये ऑपरेशन की तरफ की इन्होंने तैयारी करनी थी, जिसकी उन्होंने एक्सरसाइज वहां पे की। हमारे वजीर खारजा की तरफ से एक पुरअमन दावत दी गई टेबल टॉक की, और उसके अलावा हमारे प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी कहा गया, बिल्कुल उनकी तरफ से भी कहा गया। बाद जो भारत है उसने अपने मज़मूम मकासद वहीं पे रोक लिए, क्योंकि इस वक्त सारी दुनिया की नजरें जो हैं वो हमारे, सही है, वो एक्सपोज हो गया। किरण पे रोकना तो उसको था ही इस सारे मामले में। फैजुल्लाह फिराक साहब, इससे पहले मैं आपकी तरफ आऊँ, एक वीडियो जो है इस हवाले से इसको कंफर्म करने के लिए कि जी ये एक्सरसाइजेस की गई हैं, ज़रा ये भी आपको दिखा देते हैं। Republic Day, a 7-day op alert exercise has been commenced from 21st of January to 28th of January along the Indo-Pakistan international border. Confirmation coming in from the BSF on the same. Ahead of the Republic Day celebrations, Army is on high alert. Army is on high alert. ये आपसे सवाल पूछ लेते हैं फैजुल्लाह फिराक साहब, ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान ने जब भी एफर्ट की है कि मामलात मुज़ाकरात के ज़रिए टेबल के ऊपर आगे बढ़ें,
تو ہم نے دیکھا کہ انڈیا کی جانب سے کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے جس کو وہ پاکستان کے اوپر الزام لگا کے یہ کہتے ہیں کہ جی نان سٹیٹ ایکٹرز نے ایسا کام کیا ہے، پاکستان ہمارے حوالے کر دے۔ اب یہ جو معاملہ فالس فلیگ آپریشن کا سامنے آیا ہے، یہ ثابت نہیں کرتا کہ ہندوستان کے اندر وہ ان کے ادارے ہوں، بجرنگ دل ہو، آر ایس ایس ہو، ان کی حکومت ہو، یہ نہیں چاہتے کہ معاملات آگے بڑھیں اور وہ خود ایک کام کر دیتے ہیں، چاہے جس طرح سے ہم نے پلوامہ کے بارے میں بات کی، پٹھان کوٹ کے حوالے سے بات کی اور یہ معاملہ بھی سامنے آیا۔ یاسر بھائی، یہ جو انفارچونیٹ ہے کہ ان کی انٹینشن شروع سے درست نہیں ہے۔ یہ ہندوستان سے جتنے بھی ادارے ہیں یا فورسز ہیں یا انٹیلیجنسیاں ہیں، ان کا انٹینشن جو ہے وہ درست نہیں ہے ہر معاملے کے اوپر۔ اور اب بھی یہ ہو رہا ہے، ماضی میں بھی جب بھی امن کی باتیں ہوئی ہے دو طرفہ، تو اس وقت بیچ میں اس طرح کی کوئی حرکت کی جاتی ہے بارڈر کے اوپر یا کسی اور علاقے کے اوپر کہ جس سے بدامنی کی فضا آتی ہے اور باوانی مذاکرات جس طرح چلنے چاہے اس کی رستے میں رکاوٹیں ڈالی جاتی ہے۔ جس طرح آپ نے بات کی بی ایس ایف کے جو ہے ان کا بارڈر سیکورٹی فورس ہے، ان کی زیر انتظام گزشتہ دنوں کشمیر، راجستھان اور گجرات میں جو پاکستان کے ساتھ بارڈر لگتے ہیں ان کے اوپر انہوں نے آرس الرٹ کے نام سے ایک مشق کی ہے، 7 روزہ مشقیں تھی۔ ان کا کلیم یہ تھا کہ جناب مقصد یہ ہے کہ 26 جنوری کو انڈیا کا یہ جو جمہوریہ ہے اس موقع پر وطن دشمن قوتوں کی طرف سے ممکنہ حملے کی پیشگی کے آڑ میں کر رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ کچھ مہینوں سے انڈین پولیٹیکل اور ان کی ملٹری جو قیادت ہے ان کے بیانات سامنے آئے ہیں اور کھل کر انہوں نے کہا کہ ہم نے کشمیر جو زیر انتظام ہے پاکستان کو، گلگت بلتستان کے اوپر چڑھائی کرنی ہے، ہم نے ان پر قبضہ کرنا ہے۔ یہ بیانات دراصل اس خطے کو آب و خون کی طرف لینے کی جانب پہلا قدم ہے ان کا۔ یہ ایک ایسا خطہ ہے جب یہاں پہ دونوں اطراف سے جب جنگ چھڑ جائے گی یا کوئی اور یہاں پہ کوئی مسہیف کرنے کی طرف یہ جا رہے ہیں اور ان کے نیتیں یہ ہیں کہ کوئی ایسا ایک جو سرپرائز ہو، وہ ان چکروں میں یہ مشقیں بھی کر رہے ہیں اور انہی چکروں میں وہ وہاں پہ تیاریاں بھی کر رہے ہیں۔ لیکن ان کو معلوم بھی ہے کہ ماضی میں اس طرح کی بہت ساری کارروائیوں کے بعد ہندوستان کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوا ہے۔ انہوں نے ہر وقت یہ سرپرائز دینے کی کوشش کی ہے لیکن خود سرپرائز کا شکار ہوئے ہیں اور پاکستان کی جانب سے سرپرائز ملا ہے۔ تو اب بھی وقت ہے اور انہی دنوں کے اندر، انہی حالات کے اندر آپ کو پتا ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان کی جانب سے متحدہ عرب امارات کی وساطت سے کہ بامانی مذاکرات کی دعوت دی گئی یہاں پہ اور پیشکش کی گئی ہے کہ ہم آئے مذاکرات کریں، پیس کی طرف جاتے ہیں، اکنامک اسٹیبلٹی کی طرف جاتے ہیں، دونوں خطوں کی جانب لوگوں میں جو بھوک ہے اس کو ختم کرتے ہیں، ٹریڈ کو بڑھاتے ہیں۔ لیکن ہر دور میں یہ باتیں بیمانی ہوئے ہیں، وہ اس لیے کہ ہندوستان کی نیتیں ہر وقت ٹھیک نہیں رہی ہیں اور آج بھی ہندوستان کی ملٹری اور پولیٹیکل قیادت یہ سمجھتی ہے کہ جب بھی کوئی موقع ملے پاکستان کو زیر کرنا ہے، زیر اعتاب کرنا ہے، اس کو شکست دینا ہے، اس پر قبضہ کرنا ہے۔ اور یہ قبضہ والی سوچ جو ہے وہ ان کی رگوں میں، ان کی سوچوں میں شامل ہے۔ اسی وجہ سے جب بھی کوئی پیس پروسیس چلتا ہے وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا آج جب مریخ پہ جب دنیا پہنچ چکی ہے تو ہندوستان کی یہ جو باتیں ہیں یہ بھی بےمانی ہے۔ اور گلگت بلتستان کی یہ بات کرتے ہیں، ان کی جو وزیر داخلہ ہے اس نے اور ان کی جو لیفٹنٹ جنرل تھا جو شمالی زون کو دیکھتا ہے ان کا کمانڈر ہے، انہوں نے کھل کے بیانات دیے گلگت بلتستان اور کشمیر کے اوپر۔ لیکن ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ 47 سے پہلے یہ گلگت کے اندر ڈوگرا ہی تھی، یہاں پہ گنسارا سنگھ، بریگیڈیئر گنسارا سنگھ رول کر رہا تھا۔ لیکن اس وقت یہاں کے لوگوں نے پیسر و سامانی کے عالم میں اسی نریندر مودی کی نسل کو بگایا تھا اور انہی سے یہاں آزادی حاصل کی تھی۔ وہ بھول چکے ہیں 47 کو بھی، کرگل کو بھی، اور لالچ جان نے سینے پہ گولیاں اس لیے نہیں کھائی تھی کہ وہ یہاں پہ آئے اور یہاں پہ قبضہ کرے۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ نے بڑا زبردست میسیج دیا ہے انڈیا کو کہ اگر وہ جی بی کی طرف دیکھیں گے پھر سے ان کے دانت کھٹے ہوں گے۔ مجھے وائنڈ اپ کرنا ہے جناب، بہت بہت شکریہ فیض اللہ فراق صاحب، عروج رضا سیامی صاحبہ اور امتیاز وانی صاحب، آپ تینوں مہمانوں کا بہت ڈیٹیل کے ساتھ آپ نے آج کے ان موضوعات کو سمیٹا ہے۔ جناب پروگرام کشمیر میگزین سے اتنا ہی، یاسر رحمان کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔